अच्छा स्टार्ट करें। पहले की ये प्रॉब्लम बताइए, कल के लेक्चर पर बेस्ड है, कल वाले लेक्चर के ऊपर ये कंडक्टिंग स्फीयर अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं और ये कहा जाए कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 200 वोल्ट है। पोटेंशियल एट द सरफेस इज 200 वोल्ट। रेडियस इसका दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर का। पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 200 वोल्ट। What is the potential outside this sphere at a distance of 20 centimeter? What is potential outside this sphere at a distance of 20 centimeter from the sphere? सरफेस से 20 सेंटीमीटर आउटसाइड वाले पॉइंट पर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करके बताएं। कंडक्टिंग स्फीयर का सरफेस पोटेंशियल 200, रेडियस 10 सेंटीमीटर, बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। टू 200/3 200/3 ये क्या बता रहे हो आप? पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20/9 20/9। ठीक, रिजल्ट कौन सा लगा रहे हो? मैं ये भी बता दो, जो रिजल्ट जो फॉर्मूला कल डिस्कस हुआ था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो कुछ ये रिजल्ट नहीं था, कैपिटल आर अगर रेडियस है और प्लस क्यू चार्ज है इसका, तो जो इसके बाहर के पॉइंट्स होते हैं वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते हैं के टाइम्स क्यू ओवर स्मॉल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं के टाइम्स क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड के पॉइंट्स पर। और सरफेस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एट दिस सरफेस पॉइंट वो लगाते हो आप के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इन दोनों को रिलेट कर लो आप, तो पोटेंशियल at any external point divided by the potential at the surface. Potential external point divided by potential at surface equal to kq by small r divided by kq by capital R, मतलब कि कैपिटल R by स्मॉल r। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कि पोटेंशियल किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालेंगे तो ये कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट द सरफेस पॉइंट। और कैपिटल R 10 सेंटीमीटर, स्मॉल r, बट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट लेना होगा, तो सेंटर पॉइंट से ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है 200। पहला आंसर सही है, 200/3 आ जाएगा, 200/3 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही काम करेंगे, पोटेंशियल एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, सॉरी पोटेंशियल एट द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इन दोनों का रिजल्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल एट द सरफेस के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब इससे भी अपना आंसर निकाल लो। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हो जाएगा यहाँ पर V एट द सरफेस 200, कैपिटल R रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीटर्स में करेंगे तो 0.1, और स्मॉल r स्क्वायर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर 0.3 स्क्वायर। इतना आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड यूनिट्स में।
ठीक है ये चीज? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें इनसाइड वाला भी रिजल्ट था, वैसे तो पोटेंशियल तो बाहर का निकाल दो, बट अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो। इन केस अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर था, इसके इनसाइड वाले किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू का रिजल्ट जो था वो K कैपिटल Q, और डिवीजन में इनसाइड में अगर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कैपिटल R यूज करना होगा जिसका कांस्टेंट पोटेंशियल आया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है, अगला वाला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर। यहाँ पर एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके कुछ साइड में, मतलब दूर, इससे कुछ दूर एक बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर, दो स्फीयर्स हैं, दोनों कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर ए और कंडक्टिंग स्फीयर बी। इसका रेडियस हमें स्मॉल आर दे रखा है और इसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, और दोनों को हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन भी कर रखा है। इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। और टोटल कैपिटल Q चार्ज पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। टोटल ऑफ कैपिटल Q चार्ज गिवन टू सिस्टम। सिस्टम का मतलब A और B को मिला करके हम लोगों ने टोटल कैपिटल Q चार्ज दिया है। चार्ज ऑन A, चार्ज ऑन B, इनको मिला दें तो टोटल चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q। और ये वायर की लेंथ इनके कंपेयर में, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर के कंपेयर में लेंथ ऑफ वायर बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत बड़ा वायर है। दैट मींस कि दोनों स्फीयर्स एक दूसरे से काफी दूर है, फार अवे स्फीयर्स कह सकते हो आप इनको, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। जिसका फिजिकल मतलब ये होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होने का फिजिकल मतलब ये है कि इस स्फीयर का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा और इसका इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं और इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट बताओ, फर्स्ट पार्ट, इस वायर के इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर। 0. रीजन? सर पूरा सिस्टम एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो क्वेश्चन लिखते जाओ, साथ में आंसर करते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस वायर, आंसर विल बी 0। Second, the potential difference across this wire, the potential difference across the two ends of the wire, कंडक्टर है, राइट? कंडक्टर, हाँ राइट, ठीक है। कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, the potential difference across the two ends of the wire, answer 0। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, amount of charge on sphere A and the amount of charge on sphere B, ये निकालना आपको। टोटल अगर कैपिटल Q है तो कितना चार्ज A वाले के पास होगा और कितना चार्ज B वाले के पास होगा? सर A पे R/R+R into Q, Yes, और B पे कैपिटल R/R+R into Q। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर हम यहाँ पर करते हैं कि इस पर कितना चार्ज और इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा मुझे, कैपिटल Q में से हम ये एज्यूम करेंगे कि QA चार्ज हमारा A वाले पर आ जाएगा और QB चार्ज हमारा B वाले पर आ गया। QA एंड QB चार्जेस आ गए।
तो पहली इक्वेशन तो आप ये लगाओगे कि टोटल चार्ज QA प्लस QB मस्ट बी इक्वल टू द गिवन चार्ज कैपिटल Q। फर्स्ट इक्वेशन, जितना चार्ज दिया है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों पे। और दूसरी ये कि जब ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर सब आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ वाला पोटेंशियल और यहाँ वाला पोटेंशियल बराबर मिलना चाहिए मुझे। एंड पोटेंशियल एट दिस सरफेस, इस रिजल्ट के हिसाब से सरफेस वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो कंडक्टर ए के सरफेस का पोटेंशियल K टाइम्स Q ऑफ A डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और कंडक्टर बी के सरफेस का पोटेंशियल भी इसी तरीके से लिखा जाएगा K इंटू Q ऑफ B डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इनको इक्वेट कर देंगे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। पोटेंशियल कंडक्टर ए का, पोटेंशियल कंडक्टर बी का और पोटेंशियल इस वायर का, ये सारे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ वाला पोटेंशियल और यहाँ वाला पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकाल करके दोनों को इक्वेट किया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो QA और QB की वैल्यूज मिलेंगे। इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू अगर सॉल्व किया जाए तो चार्ज ऑन ए की वैल्यू भी आ जाएगी और चार्ज ऑन बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये कुछ ऐसा आएगा, चार्ज ऑन ए मेरे ख्याल से जो आएगा वो आएगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज, और ये कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। यही आ रहा रिजल्ट? यस सर। Yes, sir. मतलब ये अपना चार्ज किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? अगर टोटल चार्ज हम कैपिटल Q दे रहे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन से रेशियो में? रेडियस रेशियो। रेडियस QA बाई QB जो है, मतलब अगर रेशियो फाइंड करें तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ रेडियस वो चार्ज को डिवाइड कर लेंगे। मतलब अगर ये आइडेंटिकल रेडियस होती तो हाफ हाफ चार्ज कर लेते। फिलहाल अगर आइडेंटिकल नहीं है तो जो भी रेशियो जितना भी रेशियो रेडियस का होगा उतना ही रेशियो इनके चार्जेस का भी मिलेगा। QA रेशियो QB इज स्मॉल r रेशियो कैपिटल R, रेडियस के रेशियो में। अगला क्वेश्चन ये है, डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर A एंड द डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर A एंड द डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर B, इनका रेशियो क्या बनेगा? सर इनवर्स रेडियस। इनवर्स। तो सिग्मा ऑफ A निकालने के लिए Q ऑफ A डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर रखेंगे। सिग्मा ऑफ B निकालने के लिए Q ऑफ B डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर करेंगे। अब जब इनका रेशियो फाइंड करोगे और QA और QB की वैल्यूज रखोगे, QA की ये वैल्यू यहाँ रखनी है और QB की ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है, क्रॉस चेक करना है। इनको जब डिवाइड करोगे तो सिग्मा A रेशियो सिग्मा B ये बन जाएगा हमारे लिए कैपिटल R रेशियो स्मॉल r। मतलब चार्ज इनके रेडियस के रेशियो में, डेंसिटी रेडियस के इनवर्स रेशियो में। मतलब छोटे स्फीयर के ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, बड़े स्फीयर के ऊपर चार्ज की डेंसिटी कम। और यही कल कहा जा रहा था आपसे कि अगर रेडियस में डिफरेंस आ गया तो छोटे रेडियस के ऊपर चार्ज का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, सिग्मा इंटू r, जिसको कांस्टेंट कह रहे थे। स्मॉलर रेडियस लार्जर डेंसिटी, स्मॉलर रेडियस लार्जर डेंसिटी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्मॉलर रेडियस लार्जर चार्ज। चार्ज रेडियस के प्रोपोर्शन में, छोटा रेडियस होगा तो छोटा चार्ज आएगा, बड़ा रेडियस है तो बड़ा चार्ज होगा। बट छोटा चार्ज छोटे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा आ रही है, और बड़ा चार्ज बड़े सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कम हो रही है। तीसरा क्वेश्चन है, कंडक्टर A के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर B के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर A एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर B का रेशियो फाइंड करेंगे। तो इसके बारे में भी कल एक स्टेटमेंट कहा था, जनरलाइज स्टेटमेंट ये था कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड अगर आप जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एनी कंडक्टर, तो उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला था सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और उस समय ये भी स्टेटमेंट कहा गया था कि सिग्मा लोकल डेंसिटी होगी, मतलब कि
अगर हम ए के जस्ट आउटसाइड है तो ए वाली डेंसिटी यूज करेंगे और बी के जस्ट आउटसाइड है तो बी वाली डेंसिटी यूज करेंगे। That means electric field just outside A निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, जस्ट आउटसाइड B निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो इनका अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड A रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड B, इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, जो रेशियो सिग्मा का बनेगा वही रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बनेगा। दैट मींस ये रेशियो बनेगा कैपिटल R इज टू स्मॉल r। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। पॉइंट नंबर 4, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको भी रिकॉल करो, एक आइसोलेटेड स्फीयर को कैपेसिटेंस माना गया है। दिस आइसोलेटेड स्फीयर इज अ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस फॉर द सिंगल स्फीयर का रिजल्ट भी डिराइव किया गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस स्मॉल r। इसको भी एक कैपेसिटेंस मानेंगे, सेकंड कैपेसिटेंस है ये, इसकी कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R है। q square by 8 pi epsilon naught। कैपेसिटेंस पता है और चार्ज पता है, चार्ज एंड कैपेसिटेंस दोनों चीजें पता है, तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता है, इसकी भी एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी कि इसका आंसर आएगा चार्ज ऑन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस 1, चार्ज ऑन ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ द C1 वैल्यू, यानी कि ये टर्म, एंड प्लस चार्ज ऑन बी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C2 वैल्यू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होगा तुम्हें भी, मतलब QA और QB की ये वैल्यू रखनी होगी। QA की जगह पर ये वैल्यू स्मॉल r इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, QB की जगह पर ये वैल्यू कैपिटल R इंटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये यहाँ पर रखना होगा। और C1 और C2 की वैल्यू रखनी होगी, C1 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, C2 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। एक बार करके बताइएगा फाइनली पूरा सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, कंप्लीटली सिंप्लीफाई होने के बाद ये रिजल्ट क्या बनेगा। QA की वैल्यू QB की वैल्यू रखनी है, C1 C2 की वैल्यू रखनी है। So 0.5 kq square upon r plus r. 0.5 0.5 kq square upon r plus r। अगर एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखते हो तो ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। Denominator में। कैपिटल R प्लस स्मॉल r। श्योर है ना, यही आंसर आ रहा है? यस सर। Yes sir. sir। ठीक है, यानी ये पूरा सिस्टम मिल करके कितनी कैपेसिटेंस का काम कर रहा है। अगर टोटल एनर्जी जो आई है, सिस्टम की जो एनर्जी आई है, इसको अगर हम कंपेयर करें, सिस्टम की एनर्जी को कंपेयर करें Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, एनर्जी को कैपेसिटर के एनर्जी वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करें, नॉट r प्लस r। राइट। तो सिस्टम की कैपेसिटेंस किसके इक्विवेलेंट आ रही है, मतलब ये इन दोनों को मिला करके ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हो?
सी इक्विवेलेंट मतलब सी सिस्टम जिसको कह दीजिए। तो कंबाइंड सी सिस्टम यानी कि पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जो कि बेसिकली C1 प्लस C2 है, वैल्यू ऑफ C1 एंड वैल्यू ऑफ C2। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जहां पर कि टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए C1 प्लस C2 किया जाता है? पैरेलल पैरेलल। दैट मीन्स कि हाँ, ये स्फीयर्स आप मान सकते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं इनडायरेक्टली। मतलब वैसे तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, बट अगर सीरीज पैरेलल पूछा जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरीके से ही वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर ये? यस सर। ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट होता है एग्जाम्स में। अपना इसी क्वेश्चन का एक वर्जन और है, मतलब इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं पूछने के। एक तो ये हो गया, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को पूछने का। एक तरीका ये है ठीक है बच्चा, देखो वो ये तरीका है, लाइक यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमारा छोटा वाला स्फीयर था स्मॉलर रेडियस का, वो अनचार्ज है। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका ये है कि एक छोटा वाला स्फीयर तो अनचार्ज है और बड़ा वाला स्फीयर चार्ज है। इसके पास प्लस क्यू का चार्ज है, बड़े वाले स्फीयर के पास क्यू चार्ज है, छोटा वाला अनचार्ज है, और इस वायर में एक स्विच लगा हुआ है। वायर में एक स्विच है जो किसी टाइम पर क्लोज करेंगे, मतलब कि ये पहले से ज्वाइंट नहीं है, पहले से ये कनेक्टेड नहीं है। उस समय ए पर 0 चार्ज है, बी पर क्यू चार्ज है, रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जब स्विच बंद होगा, यानी कि दोनों को जब आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो कितना चार्ज यहां से यहां तक ट्रांसफर होगा। ट्राई करके बताया जरा इसको। स्विच क्लोज होने के बाद कितना चार्ज स्फीयर बी से स्फीयर ए की तरफ ट्रांसफर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। मतलब एक अनचार्ज स्फीयर को दूसरे चार्ज स्फीयर से कनेक्ट किया जाए तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, इसमें से कुछ चार्ज यहां तक जाएगा, अमाउंट कितना है वो बता रहे हैं। तो अभी जो कंसेप्ट पढ़ा ना वही लगेगा इसमें भी यार। सर स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर इंटू क्यू। हाँ वही लगेगा जो अभी आपने पढ़ा है कि टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना। टोटल चार्ज अगर आप देखो, ए वाले पर 0 चार्ज है, बी वाले पर क्यू चार्ज है, दैट मीन्स कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है हमारे पास। तो जब ये ज्वाइन होंगे, जब ये स्विच बंद कर देंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये उस टोटल चार्ज को आपस में डिवाइड कर लेंगे रेडियस के रेशियो में। मैं ना समझाने के लिए कैपिटल आर की वैल्यू को मैं 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर मान लेता हूँ। सपोज कैपिटल आर की वैल्यू 2 टाइम्स स्मॉल आर है, तो अभी जो आर्टिकल डिस्कस हुआ उस आर्टिकल के हिसाब से, जस्ट इसके पहले वाला आर्टिकल, जैसे ही ये स्विच बंद होगा, टोटल कैपिटल क्यू चार्ज इन दोनों में डिवाइड होगा इन रेडियस रेशियो, जो कि 1:2 है फिलहाल। तो हम कैपिटल क्यू को डिवाइड कर लेते हैं 1:2 के रेशियो में। कैपिटल क्यू डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक चार्ज Q/3 बन जाएगा, एक चार्ज 2Q/3 बन जाएगा, 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो। और किस पर Q/3 होगा और किस पर 2Q/3 होगा? बताएं भाई, इसके हिसाब से जरा बताएं। इनको जब आपस में कनेक्ट कर दिया, सर स्मॉल वाले पे Q/3। राइट। छोटे रेडियस पे छोटा चार्ज, बड़े रेडियस पे बड़ा चार्ज, सिंपल सा रूल। तो Q/3 यहाँ पर और 2Q/3 यहाँ पर। अब ये 2Q/3 जनरलाइज नहीं है भाई,
ये रेडियस देख लेना है क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर जैसा भी रेडियस दिया जाए उस हिसाब से रेडियस का रेशियो देखिए और डायरेक्टली चार्ज को डिवाइड कर दे। यानी Q/3 ट्रांसफर होगा इसमें, सीधा सा आंसर है Q/3 चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। फिर ये पूछते हैं फाइनली इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, फाइनल पोटेंशियल यहाँ और यहाँ पर क्या बनेगा। फाइनली यहाँ का पोटेंशियल, फाइनली यहाँ का पोटेंशियल सेम ही होंगे, बिकॉज ज्वाइन होने के बाद इन दोनों को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा, बिकॉज ये पूरा एक सिंगल कंडक्टर बन गया। और अगर ये सिंगल कंडक्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो नहीं मिलेगा मुझे। तो निकालिए फाइनल पोटेंशियल इस रिजल्ट से, सरफेस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे छोटे वाले Q/3R बड़े वाले, हाँ किसी के लिए भी लगा दो। छोटे वाले के लिए लगाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी कि इसका चार्ज हम रखेंगे Q/3 और इसका रेडियस स्मॉल r, या बड़े वाले का निकाल दो, आंसर एक ही आएगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बताएं। यस सर। ऑब्जेक्टिवली राइट, इसको बताने का मतलब ये है कि इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव एंगल से देखना है मेरे को, सब्जेक्टिवली। एक बार बताओ, ये जो पोटेंशियल का रिजल्ट बन रहा है इसको एक स्टेप आगे अगर एनालाइज कर लिया जाए तो ये कुछ ऐसा है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 3r, क्या ऐसा ही रिजल्ट नहीं है? देखो यस सर। यही है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम सेव कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस का, वो देखना है मुझे ये बताइए इस स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या होगी अगर हम इसको C1 से कह दें और इसकी कैपेसिटेंस C2 कह देते रेडियस के हिसाब से। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट r और दूसरी वाली 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या डिनोमिनेटर में टोटल कैपेसिटेंस नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब इन क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या बना कि अल्टीमेटली पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइनली ज्वाइन होने के बाद इनका पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे पता लगाएंगे। सीधा सा रूल, सीधा सा ऑब्जेक्टिव रूल, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस इज द फाइनल पोटेंशियल। तो बेसिक फॉर्मूले पे ही आ गया। हाँ, तो वही मैं समझा रहा हूँ कि देखो एक्चुअली अगर हम कैपेसिटर्स को बहुत अच्छे से समझ जाएगा ना तो ये जितने ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर और इनके क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में थ्रू कैपेसिटर ही सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं मेरे को, और ये आसान हो जाएंगे। फिर अगर हम इसको थ्रू कैपेसिटर समझने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब इजी टॉपिक्स में आते हैं। फिर अल्टीमेटली आंसर बनेगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दैट्स ऑल, टोटल कैपेसिटेंस Q/C, और यही फॉर्मूला भी होता है V इक्वल टू Q/C। और चार्ज कैपेसिटेंस के, भाई कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, उसी को कैपेसिटेंस कह रहे हो। तो जब कैपेसिटेंस रेडियस के प्रपोर्शन में है तो चार्ज स्टोर भी तो रेडियस के प्रपोर्शन में ही होगा ना यहाँ पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि टोटल चार्ज को जब डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस के प्रपोर्शन में डिवाइड करिएगा, बिकॉज रेडियस से उनकी कैपेसिटी डिसाइड होती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट जी, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद निकाल सकते हो, बिकॉज पोटेंशियल फाइंड कर लिया है, पोटेंशियल अगर निकाल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से चार्ज आ जाएगा, चार्ज को सिग्मा में कन्वर्ट कर लीजिए और सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट से जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके ऊपर वाला इलस्ट्रेशन, जो पहला इलस्ट्रेशन आज मैंने स्टार्ट किया था कि सरफेस का पोटेंशियल 200 होगा तो बाहर का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, वो एक कंसेप्चुअल एग्जांपल भी है ये बताने के लिए कि किसी भी स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल अगर आपको मिल गया है तो अब ये बताना टफ नहीं रहेगा
कि इसके बाहर के किसी पॉइंट पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको। और आखिरी पॉइंट यार, इसमें एक और चीज पूछी जाती है, जब इनको हम ज्वाइन करेंगे ना तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा। एनर्जी का लॉस क्यों होगा, मतलब फिजिक्स के लेवल पर क्यों होगा और मैथमेटिकली कैसे होगा। फिजिक्स के लेवल पर लॉस ऑफ एनर्जी का जो रीजन होगा वो ये कि जब हम स्विच बंद करेंगे और कुछ चार्ज यहां से यहां तक फ्लो करेगा, तो किसी मेटेलिक वायर में अगर फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो यहाँ पर कुछ हीटिंग इफेक्ट होंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए तो करंट फ्लो करेगी ही, इनिशियली कुछ मोमेंट के लिए करंट फ्लो करेगी, उतनी ही देर में कुछ ना कुछ हीट लॉस हो जाएगी, यानी कि पूरे सिस्टम की एनर्जी जितनी पहले थी वो अब बाद में नहीं मिलेगी आपको। और यही क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम। पूरे सिस्टम की एनर्जी में कितना लॉस हुआ, यही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये भी हम ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी अलग अलग करके दिखा देगा, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज। तो इनिशियली चार्ज सिर्फ स्फीयर बी के पास है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ C2, मतलब कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और बाद में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, और यहां पर टोटल कैपेसिटेंस यूज कर लेंगे C1 प्लस C2, ज्वाइन होने के बाद इनका नेट कैपेसिटेंस। ये भी पीछे हम लोगों ने देख लिया था कि दो स्फीयर्स अगर ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो उनकी नेट कैपेसिटेंस दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करके निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू अगर मैं इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं तो इस एग्जांपल के हिसाब से क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C2 वैल्यू रखेंगे इसकी। और इसके हिसाब से चले अगर तो इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 करेंगे, जो कि 12 है, और इंटू 2 यानी कि 24 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इनका डिफरेंस निकाल दो आप, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, वही मेरा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। आया ये बात समझ में यार, मेथड समझ में आ रहे हैं? ठीक है, हो सकता है देखो बेचा करने के तरीके हो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, सबकी अप्रोच अलग अलग होती है। कंडक्टर्स के मामले में मेरी अप्रोच जो है वो थोड़ी कैपेसिटेंस वाली है। कंडक्टर के मामले में मतलब मैं यही कोशिश करता हूँ कि इनको जितना हो सकता है हम लोग वाया कैपेसिटर सॉल्व कर ले, और वो भी कैपेसिटर के बहुत बेसिक फॉर्मूले, लाइक एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, पोटेंशियल क्यू डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ये बेसिक फॉर्मूले लगा करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन डील कर सकते हैं। हटा इसको यार, अगर लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया हो। Yes, sir. Yes, sir. यस अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी लेवल पर लेके जा सकते हो, कैसे भी इसको चेंज कर सकते हो, डेटा बदल बदल करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो एक और प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ फाइनली। और लाइक दो स्फीयर्स में भी, ठीक है, एक का रेडियस कैपिटल आर, एक का रेडियस हम 3r कर रहे हैं, इसका r और 3r। और इस वाले स्फीयर पर पहले से प्लस ऑफ 2q चार्ज है, और दूसरे वाले स्फीयर पर पहले से माइनस ऑफ q चार्ज है, दोनों पे चार्ज है। एक पर प्लस ऑफ 2q, एक पर माइनस ऑफ q, ऑलरेडी चार्ज नहीं है। और ये दूर दूर होनी चाहिए, बस कंडीशन जरूर है, कंडीशन ये है कि ये स्फीयर एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होने चाहिए। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं कि ये लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग इन फॉर्मूलोज का यूज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूले कल वाली क्लास में ध्यान दोगे तो ये गॉस लॉ से ड्राइव किए गए थे, और गॉस लॉ के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक चाहिए मुझे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तभी सिमेट्रिक होगा जब एक दूसरे पर इनका कोई इंडक्शन ना हो, इसकी वजह से यहाँ कोई इंडक्शन ना हो और इसकी वजह से यहाँ कोई इंडक्शन ना हो। तो लैक ऑफ इंडक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर दूर रखे गए हो। ठीक है जी, अब आप बताओ, इनको हम एक वायर से ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चन यही है। if the switch is closed so that they are connected, switch is closed and they are connected,
तो मैं डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा ये बता दो। लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। फाइंड फाइनल पोटेंशियल, दो क्वेश्चन लिख लो आप। पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी और कितना एनर्जी लॉस होगा मेरा, ये दो क्वेश्चन, बिकॉज यही दो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। डायरेक्ट करा सकते हो आप इसको डायरेक्टली। So final potential KQ by 4R. डायरेक्ट ये दोनों आंसर्स ना ऑब्जेक्टिवली दिए जा सकते हैं, टाइम बचा सकते हो। फाइनल पोटेंशियल, आप सिस्टम का टोटल चार्ज देखो कितना है, 2Q और -Q का मतलब टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, ठीक है, जितना भी होगा, एक पर 2Q एक पर -Q, मतलब कि टोटल हमारा 2Q और -Q है, और डिवाइड कर लीजिए C1 + C2 से। और C1 + C2 भी आसान है, C1 + C2 भी कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। C1 + C2 भी सिंपली 4πε मल्टीप्लाइड बाय R1 + R2 है। क्लियर है? बोलो ऑब्जेक्टिवली, फिर बोलो सब्जेक्टिव नहीं करना है इसको। Yes, sir. Yes, sir. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट डेल्टा यू, इसको भी ऑब्जेक्टिव ही रखना है, तो इनिशियल एनर्जी क्या लिखेंगे और फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे क्विकली। इनिशियल एनर्जी, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है मुझे, पहले इसकी, तो टोटल चार्ज यहाँ पर 2Q है, एनर्जी इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, तो पहले 2Q का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस 1, इसको C1 कह दे रहे हो, इसको C2 कर दे रहे हो। C1 C2 बाद में आप रिप्लेस कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C2, और बाद में फाइनली टोटल चार्ज अपॉन 2 टाइम्स टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि C1 + C2। और C1 कितना है ये भी बता देते हैं, मतलब मुझसे याद हो गया होगा, सिंपली 4πε R है, और C2 की वैल्यू 4πε × 3R, यानी कि 12πε0 R। ये इसके आंसर्स हैं। डिफरेंस लेकर के लॉस आ जाएगा। समझ गए? तो बताइए, एक सीरीज हमारी खत्म हो गई है, मतलब अब ज्वाइनिंग में एक्चुअली कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, उसका तरीका बता दिया। एक बार समराइज करके फिर से बता दीजिए प्लीज। समराइज में यही करना है हमको, सिंपली फाइनल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों स्फीयर के चार्जेस का टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों का कैपेसिटेंस का टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस विल बी फाइनल पोटेंशियल। ये सर एनर्जी लॉस का रीजन क्या है? एनर्जी लॉस का रीजन है कि जब हम स्विच को बंद करेंगे तो कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में, यानी कि चार्ज ट्रांसफर मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होगा। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट अवॉइड नहीं कर सकते आप। I2R वाला जो कंसेप्ट होता है कि वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस होगी, जिस वजह से कुछ ना कुछ हीट हमेशा लॉस होगी, और वो हीट सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करके लाते हैं। मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टेड एज अ हीट ड्यूरिंग a very small time when the transfer of charge take place from one sphere to the other sphere। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए करंट होगी, उसके बाद ये वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। सर इसमें कुछ चार्ज का भी लॉस होगा? चार्ज का लॉस नहीं होता भैया, चार्ज की तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पहले ही लेक्चर में बताया गया है कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा और कंजर्व रहेगा हमेशा, सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। सर एक 12th में एक टॉपिक पढ़ा था रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वही तो है सर? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में और कंजर्वेशन में फर्क है ना यार भाई। नहीं सर, ये वही है ना जो आप पढ़ा रहे अभी? हाँ, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही टॉपिक है, राइट? यस टॉपिक वही है, बट चार्ज कंजर्वेशन। यस। यहाँ नहीं, चार्ज तो किसी भी क्वेश्चन में आप लॉस नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। चार्ज और मास दो फंडामेंटल चीजें होती है जो कभी लॉस और गेन नहीं होते। सर वायर पे कोई चार्ज नहीं आएगा? नहीं, ये हम लोग
ये जो वायर्स होते हैं ना बेसिकली इनको हम थिन वायर्स बोलते हैं। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उसमें लिखा होता है दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, और वो उसका पर्पस यही होता है कि जो थिन वायर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत नेग्लिजिबल होगा और कंडक्टर का चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में सरफेस के ऊपर ही रह सकता है। तो जब एक बहुत पतला सा तार लगाओगे जिसका सरफेस एरिया नेग्लिजिबल है तो उसके ऊपर के चार्ज को भी नेग्लेक्ट किया जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल सर। बात की जाए, अगर रियल बात करेंगे तो ऑब्वियसली वायर के ऊपर भी चार्जेस होंगे, बट क्योंकि हम पतला तार ले रहे हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज मतलब कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू। ये तो हो गए दो कंडक्टर काफी दूर दूर रखे गए थे। अब दोनों कंडक्टर अगर एक दूसरे के अंदर यानी कंसेंट्रिक हो तो उसके लिए ना एक टॉपिक और डिस्कस करना होगा, कंडक्टर्स विथ कैविटी। और मे बी फैमिलियर हो गया आप इसके बारे में। कंडक्टर्स विथ कैविटी को आप पहले से शायद समझते हो कि अगर कंडक्टर के अंदर कुछ कैविटी है, दैट मींस अंदर से वो कहीं पर हॉलो है, कुछ पोर्शन उसका जो है वो हॉलो है, एयर है, वहां पर फ्री स्पेस है, खाली जगह है, और बाकी का पोर्शन उसका कंडक्टर है। और इसमें अगर हम कोई चार्ज प्रोवाइड कर दे, मतलब इसका जो कैविटी वाला पोर्शन है जो कि इसका खाली स्पेस है, फ्री स्पेस है, यहाँ पर कोई चार्ज पुट करें, अगर क्यू चार्ज मान ले यहाँ पर, या स्मॉल क्यू रख देते हैं, और मेटल को भी चार्ज कर दें, चार्ज ऑन मेटल वो कैपिटल क्यू है। मतलब इस बॉडी को एक्सटर्नल चार्ज क्यू दे रहे और उसके अंदर का जो कैविटी खाली जगह है वहां पर कोई क्यू चार्ज अलग से प्लेस कर दिया गया है, अलग से रखा गया है। तो इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने को आता है यार कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिकॉज अगर अंदर कैविटी है तो इस मेटल की दो सरफेसेस क्रिएट हो गई। इस मेटल का दो सरफेस क्रिएट हो गया, एक ये अंदर वाला सरफेस 1 और एक ये बाहर वाला सरफेस 2, दो सरफेस आएंगे इसमें। तो पूछते ये हैं कि अंदर वाले सरफेस पर कितना चार्ज जाएगा और बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा, और कैविटी के अंदर अलग से कोई चार्ज क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे भी आप रीजन तो एक ही प्रोवाइड करते हो कि सिचुएशन कोई भी हो, अगर मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो मुझे एक बात हमेशा अपने साथ रखनी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होगी। इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला कि आप कौन सा अरेंजमेंट लेकर के आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये स्टेटमेंट हमेशा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मेटल विल बी 0। यानी कि अगर हम मेटल के अंदर कोई पॉइंट चूज करेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर बात करेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर बात करेंगे तो भी कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0 है। ये जितने पॉइंट्स मेटल के अंदर हैं इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो ऐसे में अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस लें जो कि मेटल के अंदर से ही जाता हो, कोई एक गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू इनसाइड दिस मेटल, और उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है, तो फिर इस गॉसियन सरफेस के लिए जब आप लॉ यूज करोगे दैट फॉर क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय dA into cos थीटा इज Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, दिस वैल्यू इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो अगर E 0 है तो नेचुरल सी बात है कि Q इनसाइड भी 0 आना चाहिए इसकी। LHS 0 होगा तो RHS को 0 होना पड़ेगा, दैट मींस इनसाइड में 0 चार्ज बनना चाहिए। और जो अभी सिचुएशन है इसके हिसाब से तो गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे कोई क्यू चार्ज दिख रहा है। टोटल चार्ज अगर मुझे 0 करना है और क्यू चार्ज आपको यहाँ दिख रहा है, मान लो प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, और टोटल 0 करना है, तो नेचुरल सी बात है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक और चार्ज होना चाहिए जो कि इसको कैंसिल आउट कर रहा हो। और वो कहां पर दिखाएंगे, तो प्लस क्यू के अपोजिट से, मतलब कि जो अंदर वाला सरफेस है यहाँ पर हम कहते हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर वाले सरफेस पर। कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस पर एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू।
अब क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर होंगे, तो ये चीज करेक्ट हो जाएगी। दैट मींस की टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस की वैल्यू 0। और अगर हमने माइनस क्यू चार्ज कंडक्टर के अंदर सरफेस पर दिखाया है, लेकिन कंडक्टर का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो कंडक्टर का अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और माइनस क्यू एक सरफेस पर दिखा दिया, तो दूसरे वाले सरफेस पे जो आप चार्ज दिखाओगे सेकंड वाले सरफेस पर, वो टोटल चार्ज में से माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट करो, टोटल चार्ज और माइनस ऑफ स्मॉल क्यू सब्ट्रैक्ट करें उसमें से, तो ये बेसिकली जो वैल्यू बनेगी आपकी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू माइनस ये वैल्यू, ये इसके आउटर सरफेस पर आएगा, विच विल बी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, यानी कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ये इसके आउटर सरफेस का चार्ज दिखाएंगे। ये वाला पॉइंट ठीक है, बताओ। ये आर्गुमेंट के हिसाब से, मतलब ये आर्गुमेंट के हिसाब से ये जो चार्ज दिखाए जा रहे हैं गॉस लॉ के आर्गुमेंट के हिसाब से ये चीज सही है, जस्टिफाइड है। सर मतलब हेलो सर, सर मतलब अंदर वाला चार्ज पूरा सरफेस पे आ गया उसका, अंदर वाला चार्ज सरफेस पर नहीं गया है, ऐसा मतलब क्वेश्चन किस अंदर वाला चार्ज सरफेस पर नहीं गया है, ये चार्ज जहां है वहीं है। इसकी वजह से अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। अंदर वाला चार्ज कैसे सरफेस पे जाएगा, अंदर तो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सरफेस पर हम माइनस क्यू चार्ज दिखा रहे हैं, तो ये तो अलग चार्ज हो गया ना, ये प्लस क्यू की वजह से इंड्यूस हुआ है यहाँ पर कह लीजिए। या फिर दूसरे वे में आप ये कह सकते हो कि इस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाली दीवार की तरफ आए होंगे, क्योंकि अगर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए होंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले सरफेस पर चले गए होंगे, जिस वजह से इस सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए, तो इसको इंड्यूस चार्ज कहोगे आप। यस सर, माइनस क्यू और बाहर कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, इस बेसिस पे कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से हमारे मेटल का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होना चाहिए था। तो अगर मेटल का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू रखना है और अगर आप एक साइड पर माइनस क्यू दिखा रहे हो तो बाहर की तरफ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू दिखाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दिखना चाहते हो तो इसको ऐसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि हमने यहाँ पर +3 कूलम्ब चार्ज लिया और मेटल के पास जो चार्ज है वो मान लो +7 है, +7 कूलम्ब, और +3 कूलम्ब अंदर रखा आपने, तो रूल ये कह रहा है कि अगर हमारा अंदर +3 कूलम्ब है तो अंदर वाली दीवार पे, अंदर वाले सरफेस पर, कंडक्टर का जो अंदर वाला सरफेस आप दिखाओगे यहाँ वाला इंटरनल सरफेस, इस पर भी एक चार्ज आएगा, अंदर वाली दीवार पर भी चार्ज आएगा, और इसका जस्ट अपोजिट होगा और इतना ही होगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि -3 कूलम्ब। और बाहर जो चार्ज हम दिखाएंगे, आउटर सरफेस पे जो चार्ज दिखाएंगे बाहर वाले सरफेस पर, ये चार्ज +3 और +7 का टोटल, यानी कि 10 कूलम्ब चार्ज आउटसाइड दिखाओगे। कैसा भी चार्ज कैविटी में रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, थ्योरी काम करेगी। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे मेटल के ऊपर +7 कूलम्ब है और कैविटी के अंदर मैंने -2 कूलम्ब चार्ज रखा है, -2 कूलम्ब इनसाइड द कैविटी, तो फिर अंदर वाली दीवार पर, मेटल के अंदर वाली दीवार पर कैविटी का अपोजिट यानी कि प्लस में चार्ज आएगा, पर कैविटी में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और वो रहेगा 2 कूलम्ब भी। और बाहर कितना दिखाना है आपको, तो मेटल का 7 - 2, मेटल का +7 और कैविटी का -2, +7 और -2 यानी कि +5 कूलम्ब। मतलब कि मेटल का चार्ज और कैविटी के अंदर रखे हुए चार्ज का टोटल आउटर सरफेस पर
और कैविटी में जो चार्ज है उसी के बराबर लेकिन अपोजिट साइन का अंदर वाले सरफेस पर। अगर आप कैविटी में 2 से ज्यादा चार्ज पुट कर देते हो, ये भी हो सकता है। ये रूल्स फिक्स्ड है। अगर आप कैविटी के अंदर 2 चार्ज रख दो, एक +4 कूलम्ब और एक -3 कूलम्ब फॉर एग्जांपल, 2 चार्ज कैविटी के अंदर, और मेटल के ऊपर हमने कोई चार्ज पुट किया है वो -8 कूलम्ब है। अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो पहले बाहर वाली सरफेस दिखा लो आप। बाहर वाली सरफेस का सीधा सा रूल है, अंदर के दोनों चार्ज ऐड करो, +4 -3 और -8, इन सबको ऐड कर लो बस। तो -8 -7 +4 -3, -7। तो आप बाहर वाले सरफेस पे ये कहोगे कि आउटर सरफेस पर माइनस में 7 कूलम चार्ज होगा, -7 कूलम ऑन द आउटर सरफेस। और कैविटी के अंदर टोटल चार्ज है +4 और -3 यानी कि +1। टोटल चार्ज इन द कैविटी इज +1, उसका अपोजिट हुआ -1। तो अंदर वाले सरफेस पर आप दिखाओ -1 कूलम, अंदर वाले सरफेस पर -1 कूलम, बाहर वाले सरफेस पर -7 कूलम, और -1 और -7 मिलकर के बन जाएंगे -8। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कैविटीज एक से ज्यादा हो, ये सब कुछ पॉसिबल है। मतलब कि 2 कैविटीज हैं इसके अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है, कैविटी 1 एंड कैविटी 2, और बाकी का पोर्शन हमारा मेटल का है। कैविटी 1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने -5 कूलम रखा है, कैविटी 2 के अंदर मैंने से फॉर द एग्जांपल +3 कूलम रखा है, और मेटल के ऊपर मैंने एक चार्ज दिया है +12 कूलम का। अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सरफेस पे सर 10 कूलम आ जाएगा। बस हाँ, सरफेस वाला सबसे सिंपल है। बाहर के सरफेस का चार्ज, सारे चार्जेस ऐड कर लो आप, जितने चार्ज यहाँ दिए गए हैं सबको ऐड करिए, +12 -5 +3, ये बाहर है। कैविटी 1 के अंदर सर +5 आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सा रूल है। रूल्स ये है, आउटर साइड सबसे बाहर कितना दिखाना है, तो सबसे बाहर जो चार्ज होगा वो सभी जितने भी चार्ज है इनसाइड कैविटी और मेटल, उनको ऐड करो, -5 +3 +12, तो बाहर हो गया +10 कूलम। और इस पर कितना होगा कैविटी 1 के सरफेस पर? तो कैविटी 1 के अंदर वाला चार्ज -5 है, उसका अपोजिट +5 इस वाले सरफेस पर होगा। जो कैविटी 1 की सरफेस है उसके ऊपर +5 होगा, और कैविटी 2 की सरफेस में इसके चार्ज का अपोजिट +3 का अपोजिट, यानी कि यहाँ पर -3 होगा। मतलब जो कैविटी 2 की अंदर वाली सरफेस होगी, इस सरफेस पर -3 और कैविटी 1 के सरफेस पर +5 और बाहर +10, इस तरीके से चार्ट दिखाओगे। अभी क्लियर है कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? मतलब एक कैविटी, उसके अंदर कई सारे चार्ज हो सकते हैं, मल्टीपल कैविटीज हो सकती हैं, मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं। जो सबसे मेन रूल है, प्राइमरी रूल, वो ये, जितने चार्ज आपको दिए गए हैं टोटल करिए, वो बाहर दिखा दे, और किसी भी कैविटी के सरफेस पर जो चार्ज होगा वो उसके अंदर वाले चार्जेस का अपोजिट होना चाहिए। जितना चार्ज उस कैविटी के अंदर है उसका अपोजिट उस कैविटी की सरफेस पर होना चाहिए। अब आप बताओ, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सर इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे अब। सर आवाज नहीं आ रही है मेरी बच्चे सर, बीच में लैग कर रहा था। आएगी, बच्चे भी आएगी। आ रही सर। आ रही है। तो ये नोट कर लिया आपने, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, यस सर। ठीक है? यस अब देखो,
इसकी एप्लीकेशन दिखाते हैं, इसके इस पर क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। सर हाँ सर जब कंजर्वेशन अगर हमें देखना होगा कि कंजर्व है कि चार्ज, तो सर इंड्यूस चार्ज को भी ऐड करेंगे। बच्चा, इंड्यूस चार्ज का टोटल तो जीरो ही आएगा, बिकॉज जितना नेगेटिव इंड्यूस होता है उतना पॉजिटिव भी इंड्यूस होता है, तो वो तो वैसे Yes. भी चार्ज कंजर्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालते। ओके हाँ ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और बहुत स्लोली इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। फिर से एक बार, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, वो है अ पॉइंट चार्ज इनसाइड द मेटल। अ पॉइंट चार्ज इनसाइड मेटल, बट सॉलिड मेटल नहीं होगा, मतलब हॉलो मेटल होगा, तो मेटल शेल कह देते हैं इसको। इसके अंदर हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे और फिलहाल आप ये मानेंगे कि जो हमारा मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल है और उसकी इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस बी। इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, ये इस तरीके से केस है कुछ। इनसाइड रेडियस ए, आउटसाइड रेडियस बी। ये वाला पोर्शन कैविटी है, मतलब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, खाली जगह है, वैक्यूम। और बाकी ये पोर्शन आपका मेटालिक पोर्शन है। और इसके सेंटर पर एग्जैक्टली एट द सेंटर पॉइंट हमने कोई क्यू चार्ज रखा है। क्यू चार्ज एग्जैक्टली एट द सेंटर पॉइंट। स्मॉल क्यू इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इस मेटल के ऊपर हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। कैपिटल क्यू चार्ज मेटल को दिया जा रहा है और कैविटी के सेंटर पॉइंट पर स्मॉल क्यू। ये सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन में, ताकि इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो और डिफरेंस वगैरह सब समझ पाओ आप, दूसरी सिचुएशन में हमने अंदर वाला चार्ज सेंटर की बजाय कहीं और रख दिया है, यहां कहीं पर रख दिया है। मतलब चार्ज का लोकेशन सेंटर नहीं है, इनसाइड चार्ज सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है और बाकी सारी कंडीशंस आइडेंटिकल। बाकी सब कुछ आइडेंटिकल कंडीशन है, सिर्फ इतना फर्क है कि पहली सिचुएशन में ये पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा जा रहा है, दूसरी कंडीशन में पॉइंट चार्ज सेंटर के कुछ आगे रखा जा रहा है। इसके अलावा डायमेंशंस और चार्ज सब कुछ आइडेंटिकल है। इसमें भी सारी डायमेंशंस ए और बी है। तो अब पहला क्वेश्चन तो मुझे चार्ज दिखाना है कि कौन से सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कि अंदर वाले सरफेस पर और बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा यहाँ पर, और यही तरीके से यहाँ पर अंदर वाले सरफेस में और बाहर वाले सरफेस में कितना चार्ज होगा, ये यहाँ पर। ये दोनों मुझे दिखाने हैं आंसर। ठीक है, राइट, बोलो। सर इनर सरफेस पे माइनस क्यू और आउटर पे क्यू प्लस क्यू, दोनों में ना, राइट। Yes, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज का, चार्ज की जो क्वांटिटी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि अंदर वाला चार्ज आप कौन सी लोकेशन पर लेकर रखते हो। उसकी लोकेशन यानी सेंटर है या फिर कोई और पॉइंट है, इससे चार्ज का अमाउंट फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मतलब अगर ये क्यू रखा है तो अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज ही आएगा और बाहर वाले सरफेस पर कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू आएगा। यहां भी वही होगा, अंदर वाले सरफेस का माइनस क्यू और बाहर वाले सरफेस का कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट होगी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द सरफेसेस इंडिपेंडेंट लोकेशन ऑफ चार्ज इन द कैविटी। Quantity of charge on the surfaces independent of location of charge present in the cavity. ठीक है, पहला पॉइंट सही है। यस सर। फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू यहाँ भी है, अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू यहाँ भी है।
क्वेश्चन ये है, क्या ये चार्ज इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या ये चार्ज इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इनके डिस्ट्रीब्यूशंस नॉन यूनिफॉर्म होंगे? सर फर्स्ट वाले में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट वाले में, रीजन? फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशंस के साथ चल रहा है वो। स्फेरिकल सरफेस, ये भी स्फेरिकल सरफेस और चार्ज एट द सेंटर, इससे ज्यादा आइडियल सिमेट्रिक कंडीशन तो कोई हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा कोई भी कंडीशन आपकी आइडियल सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं बन रहा जिसमें आप ये बोल पाओ कि माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब होगा 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 का आर्गुमेंट नहीं करेंगे, ना होने के आप कोई आर्गुमेंट बताओ। माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होने की कोई एक वजह जो आपके मन में आती हो, कोई एक रीजन सिंगल सा जो हमारे मन में ये हो, जो ये हमें कह दे यार ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। सरफेस स्फेरिकल है, परफेक्ट सिमेट्रिकल है, अंदर वाला चार्ज सेंटर पे है, वो भी एक सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो कोई ऐसा रीजन नहीं मिल रहा मेरे को जो मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल पाऊं। तो इस वजह से मैं इस बात के लिए कन्विंस हूं कि माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ माइनस क्यू विल बी यूनिफॉर्म। और बाहर वाले चार्ज के बारे में वो सेम भी आर्गुमेंट यूनिफॉर्म वहां होगा। पे, ये भी यूनिफॉर्म, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं है जिसमें आप ये कह पाए कि ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कभी। कोई रीजन नहीं है। रीजंस कब बनते? अगर ये कैविटी की सरफेस स्फीयर ना होती, इरेगुलर होती, तो अलग बात थी। दैट मीन्स फर्स्ट केस में माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है और कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है। दोनों सरफेसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में सर इनसाइड सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म। राइट। अब क्लियर रीजन दिख रहा है आपको, ये स्मॉल क्यू सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हो इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा या फिर यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा? सर राइट वाले, क्योंकि ये राइट वाले सरफेस के ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा कोलम्बिक फोर्स लगेगी। कोलम्बिक फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चार्ज जिस सरफेस के ज्यादा क्लोज होगा वहां वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्ट होंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स आने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी कम होगी। मतलब माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं दिखाएंगे। क्यू के साइड जिस तरफ क्यू है उस तरफ माइनस ज्यादा क्लोज होंगे, मतलब उनकी डेंसिटी काफी क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे माइनस क्यू चार्ज की डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब वो दूर दूर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखाएंगे इसका। मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को पास में दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है, और यहाँ नेगेटिव दूर दिखाने का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर कम है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ भी माइनस क्यू है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर भी माइनस क्यू है। बोलो यहाँ तक ठीक है? मतलब ठीक का मतलब आपके मन में अगर कोई ख्याल चल रहा हो यार कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो डिस्कस करो आप, क्योंकि ये टॉपिक आर्ग्यूमेंट पे ही लड़ा जाएगा, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पाएंगे इसका। तो ये सिर्फ आप कुछ पॉइंट बोलोगे, मैं कुछ पॉइंट बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, देखा जाएगा कौन सही है। अब आता है बाहर वाला सरफेस। हाँ जी, तो बाहर वाले में यूनिफॉर्म हो। बाहर वाले में सर अगर एक साइड का मेटल ज्यादा थिक हुआ तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं, थिकनेस नहीं फर्क पड़ेगी, सरफेस देखना है ना हमें, वॉल्यूम से मतलब ही नहीं उसके। मेटल के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में कोई फिनोमेना हो ही नहीं रहा है, ना वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ना वॉल्यूम में चार्ज जा रहा है। वॉल्यूम से हमें कोई ही मतलब नहीं है।
सर जो बीच में मेटल वाली जगह है उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस नहीं आएंगे दोनों सरफेसेस पे? यहाँ पे सर यहाँ पे नहीं, नहीं, मतलब इस केस में मेटल एक परफेक्ट डाइपोल नहीं बनेगा। ठीक है सर। इक्वल अपोजिट चार्ज आने का मतलब मेटल एक डाइपोल बन जाए। तो मेटल डाइपोल तभी बन सकता है जब ये चार्ज उसके कैविटी में न होकर के अगर बाहर होता है, जो हमने कल केसेस किए थे, जब स्फीयर के बाहर कोई चार्ज रख देते हो तो वो स्फीयर एक डाइपोल का काम करता है। यस सर। एक मिनट, पूरा पॉइंट कंक्लूड कर लेते हैं। हम यहाँ माइनस क्यू दिखाने का रीजन क्या बोल रहे हैं आपसे, क्यों माइनस क्यू दिखा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्यू और यहाँ माइनस क्यू दिखाने की वजह क्या है मेरी? वो वजह है कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस आप मेटल के अंदर से लोगे तो उस पर फ्लक्स नहीं आना चाहिए। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक पॉइंट ऐसा है जिस पर आपको हमेशा स्टिक करना है, और वो ये पॉइंट है कि मेटल के अंदर अगर हम हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो अगर कोई भी गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर से गया है और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स 0 हुआ, इसके अंदर नेट चार्ज 0 दिखना चाहिए मेरे को। तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर कैविटी में स्मॉल क्यू रखा है तो फिर माइनस क्यू यहाँ होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे जो भी आंसर्स आने चाहिए वो गॉस लॉ को वायलेट करके नहीं आ सकते आप, मतलब गॉस लॉ से मैच करता हुआ आंसर होना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर वो गॉस लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सही आर्ग्यूमेंट है, एल्स जो भी आप कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अभी तो ठीक है ना, क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर देखा जाए इसको। यस सर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हम यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू कंजर्व होना चाहिए। अगर मैंने यहां पर प्लस क्यू दिखा रखा है और इसके सामने माइनस क्यू दिखा दिया तो इन दोनों का तो टोटल 0 हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू का टोटल वैल्यू 0 हो गया। यस सर। और हमने सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज रखा था, तो वो था कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो अगर ये दोनों मिल करके 0 हो गए तो मेरा टोटल चार्ज कहां पर अपीयर हो रहा है? वो टोटल चार्ज अपीयर हो रहा है आउटर सरफेस पर। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कभी वायलेट करोगे नहीं, मतलब आपका न्यूमेरिकल हो चाहे ना हो, गॉस लॉ कभी फेल नहीं होना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कभी फेल नहीं होना चाहिए। इनको प्रायोरिटी पे लाइए। तो बाहर यूनिफॉर्म क्यों है सर उस पे? बाहर का यूनिफॉर्मिटी का दूसरा रीजन है यार, उसका बता दें। अब वो ये जो बाहर का चार्ज होगा इसके लिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आती है। यहां पर एक मेटल की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। मेटल की एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मेटेलिक सरफेस होते हैं, जो मेटेलिक मीडियम्स होते हैं, वो जैसे अगर आप इसको मेटेलिक सरफेस कह रहे हो तो इसके अंदर भी हमारा फ्री स्पेस है, मतलब खाली जगह है, हवा है यहाँ पर वैक्यूम है, तो इसको हम अपना स्पेस कह रहे हैं, इनर स्पेस। और इसके बाहर भी एक स्पेस है जो कि आउटर स्पेस है। यहाँ पर मेटल की जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेटल अगर दो स्पेस को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर दो स्पेस के बीच में अगर आपने मेटल रख दिया है तो अंदर वाले स्पेस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर स्पेस में 0 होगा और आउटर स्पेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले स्पेस में 0 होगी। मतलब इनका ये कहना है कि अंदर वाले स्पेस की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर वाले स्पेस में नहीं जा सकती और बाहर वाले स्पेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर वाले स्पेस में नहीं जा सकती। मतलब मेटल की ये जो मेटेलिक मीडियम है
ये इन दोनों स्पेस को एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेट कर देता है। इनर स्पेस नाउ आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटर स्पेस इज नाउ आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर स्पेस। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेटल प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब? इसी को कहा जाता है कि जो मेटल है उसने दोनों स्पेस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया है भाई। शील्डिंग करने का मतलब क्या होता है? शील्ड करने का मतलब कवच। कवच का मतलब होता है बेसिकली आप प्रोटेक्ट करें। एक साइड से दूसरे साइड के बीच में अगर आपने कोई वॉल क्रिएट कर दी है तो इधर वाली स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते और इधर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करके इधर नहीं जा सकते। बाहर वाला तो कल आपको एक छोटा सा मतलब एग्जांपल दिया ही था आपको, मोबाइल वाला एग्जांपल, कि आप लिफ्ट के अंदर चले गए तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाती कभी। या ऐसा भी कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही हो, तूफान उफान आ रहा हो और बिजली चमक रही हो, तो आपको अगर आप कार में हैं तो कार के बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको, ऐसा बोला जाता है। और उसका क्या रीजन बोलते हैं? अगर आप किसी मेटालिक कार के अंदर बैठे हो तो अंदर ही बैठे रहो, बाहर की लाइटनिंग का अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है सेफ्टी के लिए। शील्डिंग से, शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यही तो है ना कि मेटल बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर वालों को बचा के रखती है। और एग्जांपल है, आप सभी के घरों में या मैक्सिमम लोग घरों में माइक्रोवेव तो होगा। माइक्रोवेव कहीं ना कहीं आपने यूज करता हुआ देखा भी होगा। तो माइक्रोवेव अवन जो होता है उसके अंदर माइक्रोवेव का मतलब क्या है? माइक्रोवेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? बोलिए। है सर। है सर। है सर। राइट है। तो क्या उस माइक्रोवेव की इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोवेव की, अच्छा माइक्रोवेव का बॉक्स किस चीज का बना है? प्लास्टिक का, लकड़ी का या मेटल का? मेटल। मेटल मेटल सर। रीजन यही है ना कि उसके अंदर जो भी आप माइक्रोवेव प्रोड्यूस करें वो उस मेटल से बाहर ना आए, अदरवाइज माइक्रोवेव के बाहर रखे हुए मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स पर उसका असर पड़ेगा। यस यस सर। ये दो रियल लाइफ एग्जांपल हैं और किसी तरीके से प्रूफ तो नहीं कर सकते भाई, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपको दो बातें समझनी है, बाहर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर नहीं जा सकती और अंदर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के बाहर नहीं आ सकती। तो मतलब माइक्रोवेव कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेटल इस वाले फिगर के बाहर बनेगी तो वो आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से बनेगी, इनर वाले का कोई उसमें रोल नहीं होगा। नहीं होगा। अंदर क्या हो रहा है इससे बाहर वाले स्पेस को मतलब नहीं है और बाहर क्या हो रहा है इससे अंदर वाले स्पेस को मतलब नहीं। एक दूसरे से आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब क्या है? इनको इनसे मतलब नहीं, इनको इनसे मतलब नहीं, उसी को तो आइसोलेशन बोलते हो। आइसोलेशन वर्ड अभी तो कोविड के टाइम पर इतना फेमस हो गया। किसी पर्सन को आइसोलेट कर दो, क्या मतलब है? उसके आसपास कोई ना जाए, कोई बातचीत ना करे। तो ये मैं ये बोल रहा हूँ, इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस आर नाउ कंप्लीटली आइसोलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब इसका न्यूमेरिकल सेंस में ये है कि अंदर अगर हमने ये दो चार्ज रखे हैं तो इन दोनों चार्जेस को मिला करके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले स्पेस पे नहीं जाएगी। और समझाएंगे भी। सर जो चार्ज इंड्यूस हुआ सरफेस पे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? समझा, एक मिनट समझा है, मैं सब अभी आपको पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिलहाल एक पॉइंट मेरा आप सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो अंदर वाला चार्ज Q है, अंदर वाला चार्ज Q, ये एक पॉइंट चार्ज है। होगा क्या, ये अंदर वाला पॉइंट चार्ज आउटर स्पेस में किसी भी पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही। सिर्फ ये वाला Q चार्ज, ये पॉइंट चार्ज आउटर स्पेस में किसी भी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये इधर की तरफ करेगा।
लेकिन इस प्लस क्यू की वजह से ये जो माइनस क्यू चार्ज देख रहे हो आप, ये माइनस क्यू भी उस पॉइंट पर, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये भी इस पॉइंट पी पर इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। फिर से बोल रहा हूं, कैविटी के अंदर जो आपने चार्ज रखा है इसकी वजह से तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन इस चार्ज के आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उसको माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस पॉइंट पी पर अगर देखा जाए तो वो चीज 0 हो रही है। मतलब ये दोनों सेपरेटली अलग अलग बात करें तो इंडिविजुअली इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इंडिविजुअली माइनस क्यू की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अगर यहां पर कोई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इन दो के कॉम्बिनेशन से नहीं होगी, वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से होगी। मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं कि आउटर स्पेस इनर वाले से आइसोलेट हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर का कोई चार्ज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं करेंगे। अंदर का हर एक चार्ज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन अंदर वाले चार्जेस का आपस में एक ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से कि ये भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, ये भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, लेकिन दोनों मिल करके यहाँ पर 0 हो जाए। आप पॉइंट समझ में है कि अभी कोई डाउट है इसमें? मतलब जो मैसेज है वो क्लियर हुआ आपको? क्या बोला जा रहा है इसमें? यस सर। यस सर। राइट। आइसोलेशन का मतलब ये है, आइसोलेशन का मतलब कंबाइंड इफेक्ट 0 होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं। अभी और एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। तो क्योंकि इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का कंबाइंड इफेक्ट बाहर पे होगा ही नहीं, तो ये चार्ज आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड चार्ज जब किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जाएगा तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेटेड चार्ज ऑन द स्फेरिकल सरफेस यूनिफॉर्म होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों ही कंडीशंस में। मतलब दोनों कंडीशंस में सिर्फ एक डिफरेंस है, दोनों कंडीशंस में डिफरेंस सिर्फ एक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द इनर सरफेस। यहां पर वो यूनिफॉर्म है और यहां पर वो नॉन यूनिफॉर्म है, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में। सर मटेरियल को इनर स्पेस में करते हैं कि आउटर स्पेस में? मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल कह रहे हो? मेटल का मेटल नहीं, ये स्पेस नहीं है। स्पेस का मतलब एयर से हो रहा है, स्पेस मतलब एयर, खाली जगह। ये स्पेस नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी मेटल है ना, मेटेलिक मीडियम है। तो इसको इनर स्पेस या आउटर स्पेस का बाउंड्री मानते हो आप। जैसे घर की दीवार होती है, तो कमरे के बाहर और कमरे के अंदर, अब दीवार को क्या कहोगे? वो इनसाइड द रूम है या आउटसाइड द रूम है? तो हम दीवार को ना तो इनसाइड रूम मानते हैं ना आउटसाइड रूम मानते हैं, हम ये कहते हैं कि ये बिटवीन द टू स्पेस एक वॉल है। इन और आउट वर्ड उसके लिए नहीं होता। फिर जैसे अगर फर्स्ट केस में स्फेरिकल की जगह अगर क्यूबिकल कैविटी होगी तब भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही होगा ना? हाँ, तब हो जाएगा, बिकॉज रीजन स्फीयर सिमेट्रिकल, क्यूब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है रिलेटिव टू अ पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से उसके सरफेस के हर पॉइंट का सेम डिस्टेंस तो आएगा नहीं। यस। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर।
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये खतरनाक है मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में। नाउ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाओगे? फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से, क्या पहले केस में सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर, सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस इनसाइड पर, क्या गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है? यस सर। यस सब कुछ सिमेट्रिकल चल रहा है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, निकाल सकते हैं। यस। कितना आएगा अगर मैं इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं? मतलब पहला कंडीशन लिया मैंने स्मॉल आर लेस देन ए वाला, ए इसका अंदर वाला रेडियस था, एक बार अलग से लिख दे रहा हूं, ये इनर रेडियस ए था और आउटर रेडियस बी था। तो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, जो कि इनर रेडियस के पहले है, मतलब अंदर वाले स्पेस में है, और मैं कह दूं कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस है, इमेजिन कर ले यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो क्योंकि सिमेट्री है और गॉस लॉ आसानी से लगा सकते हो, गॉस लॉ तो हर जगह वैलिड है बट यहाँ पर वो आराम से लग जाएगा, और हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर रेडियस का जो गॉसियन सरफेस होगा उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर रेडियस के गॉसियन सरफेस के अंदर ये स्मॉल क्यू चार्ज आएगा एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। बोलिए ठीक है ये? यस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। अब आइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी के बीच वाले स्पेस में निकालना चाहूँ, मैं यहाँ किसी पॉइंट पर चाहता हूँ, तो ये पॉइंट तो मेटल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन बी डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूँ, सर के क्यू प्लस क्यू बाय आर स्क्वायर, तो गॉस लॉ लगाते जाइए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं, गॉस लॉ से बेटर कोई चीज है नहीं। आप मेंटली इमेजिन करो कि अगर बाहर वाले स्पेस में कोई गॉसियन सरफेस लोगे तो उसके अंदर कितना चार्ज आएगा, मतलब राइट हैंड साइड क्या होगी उसकी, टोटल चार्ज इन द गॉसियन सरफेस अंदर, वो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू टोटल चार्ज। और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉसियन सरफेस सिंपल है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रहता है वो। बोलिए, ये पहला केस चल रहा है अभी आपका, फर्स्ट केस। एग्रीड हो इस पर आप तीनों पॉइंट्स पर? यस सर। ओ सर। चलिए आप पोटेंशियल पे बताएं, आउटर स्पेस में पोटेंशियल की वैल्यू। सर के क्यू प्लस क्यू बाय आर, आउटर स्पेस में, राइट। तो ये जो रिजल्ट है आउटर स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये 4 पाई आर स्क्वायर बना। मतलब ये, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लाई का पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर स्पेस में जो आ रही है वो सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज आ रही है, तो हम पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल भी यूज कर सकते हैं कि टोटल चार्ज ओवर स्मॉल आर आउटर स्पेस में। ए और बी के बीच वाले स्पेस में, ए और बी के बीच में जो स्पेस है अगर वहां पर बात करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो ही रहेगा सर। जितना पोटेंशियल इस बाहर वाले सरफेस पर आएगा, जो पोटेंशियल बाहर वाले सरफेस पे होगा वही अंदर मेटल के अंदर सब जगह पे होगा, मेटल के अंदर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। और बाहर कितना पोटेंशियल होगा, ये इसी इक्वेशन में स्मॉल आर को रिप्लेस करना होगा क्यू प्लस क्यू बाय बी, बी से। हाँ, तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय बी, जितना आउटर सरफेस पे होगा उतना ही ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पर होगा। मतलब ये पोर्शन हमारा इक्वी पोटेंशियल है, और अंदर वाले स्पेस में जाए तो यहाँ पर के स्मॉल क्यू बाय आर, ध्यान से भैया, ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है सर। के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय बी प्लस के क्यू प्लस क्यू बाय बी, वी यहाँ पर निकालेंगे तो। हाँ,
इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे, लॉजिक समझना क्या होने वाला है, तरीका, बेसिक प्रिंसिपल क्या है करने का, वो देखो। Potential between point 1 and point 2 is integral of electric field between the point 1 and point 2. ये रिजल्ट है। तो अगर मैं अंदर का एक पॉइंट लूं और इस सरफेस का एक पॉइंट लूं, मतलब V1 मैं यूज कर रहा हूं पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस, और V2 की जगह पर अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल, और अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल और बाहर वाले सरफेस के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे K कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय B इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इनटू dr, और ये लिमिट स्मॉल r से चलेगी, और दूसरा पॉइंट हमने इस सरफेस पर ले रखा है यानी कि A तक, स्मॉल r से A तक, फ्रॉम स्मॉल r टिल स्मॉल a। स्मॉल r वाले पॉइंट से A वाले पॉइंट के बीच इंटीग्रेट कर रहे हैं। जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट कुछ ये बनेगा, पोटेंशियल एट r विल बी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद, इस टर्म को राइट साइड ले जाने के बाद रिजल्ट ये है। क्रॉस चेक कर लीजिए इसको एक बार, इस रिजल्ट को क्रॉस चेक कर लीजिए। यस सर। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हटाने जा रहे हैं, वापस लिख लेंगे। और अगर ये चीज देखी जाए कि ये क्या बन रहा है ना, ये तो मैंने कर दिया, बट इसका ऑब्जेक्टिवली देखो क्या बन रहा है, तो ये चेक करिए। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के पॉइंट पर जब पोटेंशियल लिखते हो, इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर जब पोटेंशियल लिखते हो, तो K कैपिटल Q अपॉन में उसका रेडियस, आउटसाइड लिखते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देखते हो, लेकिन अंदर पोटेंशियल लिखना होता है तो हम रेडियस से डिवाइड कर रहे होते हैं। ये जो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं ना, वो 3 फैक्टर क्यों आ रहे हैं इस पॉइंट के पोटेंशियल के फॉर्मूले में, ये 3 फैक्टर्स क्यों आ रहे हैं? पहला वाला फैक्टर बाय पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है इसका पोटेंशियल है। दूसरा वाला फैक्टर बाय इनर सरफेस है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है KQ बाई कैपिटल R वाला। इनर सरफेस का चार्ज माइनस Q है, सो K इंटू माइनस Q, और डिवीजन में रेडियस ऑफ इनर सरफेस है, क्योंकि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला जा रहा है वो अंदर वाले सरफेस के इनसाइड है, इनर सरफेस के इनसाइड के पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हो, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। और तीसरा टर्म आप कह सकते हो कि दिस इज पोटेंशियल बाय आउटर सरफेस। ना आउटर सरफेस का चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, सो K इंटू टोटल चार्ज, और डिवीजन में आउटर सरफेस का रेडियस B आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने पहले बेसिक फॉर्मूला लगाया है, ये जो स्टैंडर्ड मेन चीज है इसी को यूज करेंगे बार बार, बिकॉज यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इस फॉर्मूले को इतना लाइक करता हूँ, बार बार इसको क्यों यूज करता हूँ। सर ये जो फॉर्मूला था V इक्वल्स टू KQ बाय कैपिटल R इस हॉलो स्फीयर के अंदर, सर ये तब होता है जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, राइट? सर इस केस में तो अंदर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है।
बच्चा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा इसको यूज किया था, मैं तो किसी और, मेरा आंसर तो किसी और मेथड से आ रहा, मैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका बोल रहा हूँ खाली। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये लॉजिक लगाएं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सही तरीका ये है, क्वेश्चन को करने का राइट वे ये है कि पहले आप गॉस लॉ लगाएं, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए उसको ये वाला कंसेप्ट यूज करें, ये प्रॉपर वे है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो आंसर आया है वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक टाइप की मान सकते हो कि वो इसका यूज करके आ जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये फॉर्मूला तब डेवलप हो रहा है जब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, ये तब डेवलप हो रहा है। एग्रीड। मैं सिर्फ आंसर लाने की बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसका यूज कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ये, सब्जेक्टिव मतलब अगर आप लॉजिकली पूछोगे तो ये गलत तरीका है सॉल्व करने का। यस बट क्योंकि हम लोग भाई ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे को इस बात से क्या मतलब है कि मतलब देखिए होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव पेपर के टाइम पर हमारा सीधा सा फोकस ये होता है कि मेरा आंसर आए, जैसे भी आए वो। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपना आंसर लाने के लिए अगर आप ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो इसका यूज कर सकते हो वहां पर। सिर्फ ये बताया गया है। ठीक है, अब क्लियर है ये चीज? यस यस सर, यस और सर। लास्ट में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ग्राफ आते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ लूं तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड करेगा, और जब r की वैल्यू 0 होगी मतलब हम इस पॉइंट चार्ज के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, तो वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट चार्ज, वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट, राइट। और वो इन्फिनिटी से रिड्यूस करता हुआ जाएगा अप टू द रेडियस ऑफ a। आफ्टर दैट a और b के बीच मेटल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ 0 तक दिखाएंगे a से b के बीच में। एंड आफ्टर b मतलब r मोर देन b, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 1/r² पे डिपेंड कर गया, अगेन 1/r²। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाइपरबोलिकली डिक्रीज करता हुआ 0 की तरफ चला जाएगा। मतलब 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिसकंटिन्यू होगा। एंड पोटेंशियल ग्राफ कैसा बनेगा? तो सबसे पहले जब आप r को 0 लेंगे यानी पॉइंट चार्ज के नजदीक पहुंच गए तो इनफाइनाइट पोटेंशियल। उसके बाद जब हम a वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉइंट a पर, तो पॉइंट a का पोटेंशियल ये होगा यार, k कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाई b। दिस इज द पोटेंशियल एट a एज वेल एज एट b, ये दोनों के लिए होगा। पोटेंशियल एट a भी इतना ही होगा, पोटेंशियल एट b भी इतना ही होगा। तो पोटेंशियल पहले डिक्रीज करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। ए से बी के बीच पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल, मेटल है वो, इक्वी पोटेंशियल रहेगा वो। और उसके बाद फाइनली जब आर की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो पोटेंशियल आर के साथ फिर डिक्रीज करेगा, यानी कि ये फिर यहां से डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। इस तरीके के ग्राफ होंगे ये। और ये जो कांस्टेंट लाइन है इसकी वैल्यू कितनी है, जहां पर ये पोटेंशियल मेंटेन है, इसकी a q plus q by b, k कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बाय b, राइट। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट क्या है?
यहाँ पर क्या वैल्यू है? तो ये पॉइंट राइट, ये पॉइंट जो है वो इस सरफेस का पॉइंट है, और किसी भी कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट सरफेस ए पर हो तो सरफेस ए का सिग्मा वो होगा Q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। और ये पॉइंट सरफेस बी का पॉइंट है, तो सरफेस बी का सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। चाहे इस सरफेस पर निकालना होगा तो यहाँ का सिग्मा, इस सरफेस पर निकालना होगा तो यहाँ का सिग्मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी इसकी, ये सब तो हो गया, पूरा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर सिमेट्रिक होंगी, अंदर वाले पूरी अंदर ही इनर सरफेस पे सारी खत्म हो जाएंगी और आउटर सरफेस से फिर से शुरू होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस टॉपिक के अंदर, जो जो चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ एक प्लेस पर है। सब कुछ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से लेकर के ग्राफ, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, सब कुछ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखानी पड़ेगी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज। तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी, बिकॉज मेटल जहां पर आ गया वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। तो यहां पर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसके बाद वाले स्पेस में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से अगेन रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जो नंबर ऑफ लाइंस मतलब वो ज्यादा होंगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहाँ पर यस सर, मतलब आउटसाइड ऑफ सरफेस नंबर ऑफ लाइंस मतलब उतनी होंगे, मतलब रिप्रेजेंट करना। नहीं नहीं, मतलब ये कैपिटल Q, अब वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज ज्यादा है। हमें कैसे पता? हो सकता है कैपिटल Q नेगेटिव हो, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज देखेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो जब न्यूमेरिकल आएगा तब। मतलब मैं तो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो किन पॉइंट्स के अराउंड आपके क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। मतलब ये जो आर्टिकल है ये 100% कंप्लीट आर्टिकल हो गया, और ये भी तय है कि क्वेश्चन भी इसी से आना है, ये भी फिक्स है। अब ये नेचुरल से बात है कि भाई सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे एक साथ में। हो सकता हो कि आपके पेपर में पोटेंशियल का ग्राफ आ जाए, किसी के पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ आ गया, किसी के पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्वेश्चन आ गया। टॉपिक लेकिन यही रहेगा सबका। तो ये तो पहले से कोई नहीं बता पाएगा कि भाई हमारे एग्जाम में कौन सा आने वाला है। किसी में पोटेंशियल के फॉर्मूले का क्वेश्चन आ सकता है, किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आ सकता है। समझना तो पूरा ही पड़ेगा। और वो जो दूसरा वाला केस था उसमें ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें चार्ज Q सेंटर पे है ही नहीं। पहली बात, सेंटर से अलग रखा है Q चार्ज। तो उसमें हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, इतना डिस्कशन आपके तो नोट्स में लिखा होगा तो वही नोट करना है।
हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। इधर हम नेगेटिव दूर दूर दिखा दे रहे हैं, सिर्फ इस बात को रिमाइंड करने के लिए कि यहाँ पर नेगेटिव की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, बट क्वांटिटी ये माइनस क्यू ही है, टोटल माइनस क्यू ही है ये भी। और बाहर पर आप पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म डेंसिटी से दिखाइए, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी, जो कि कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। इसकी जरूरत नहीं है, इनर रेडियस की जरूरत है मेरे को। ये रेडियस आपका ए और ये बी। क्विकली ये बताइए, आउटर स्पेस में अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन गॉस लॉ से पॉसिबल है? यस सर। ये जानते हुए कि बाहर के स्पेस में बाहर के चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर से कोई मतलब नहीं आपको। आउटर स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ ये देखो कि बाहर का चार्ज कैसा है, क्या ये सिमेट्रिकल है? यस सर। यस सर। तो गॉस लॉ लगा दीजिए। बाहर की स्पेस में, बाहरी दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी दुनिया के चार्ज की होगी, अंदर से कोई मतलब नहीं मेरे को, यहाँ पर क्या रखा है, अंदर क्या है, कोई मतलब नहीं। आउटर स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द आउटर चार्ज ओनली, which is uniformly distributed on a spherical surface. गॉस लॉ से आएगा आंसर, एंड गॉस लॉ से ये आंसर आ जाएगा E into area 4πr square equal to कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। गॉस लॉ, जो कि एक पॉइंट चार्ज की तरीके से हो गया। So potential in this outer space similar to the point charge. आउटर स्पेस, इसका मतलब बाहर वाले स्पेस का रिजल्ट, इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि आप ये क्यू कैसे रख रहे हो। इस क्यू को सेंटर पर रखो चाहे ना रखो, आउटर स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैसी ही रह रही है। सरफेस पर भी निकाल सकते हैं, आर को बी रख करके। यस सर। टेंशन एट सरफेस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मेटल के अंदर 0 है। और अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, क्या गॉसियन लॉ बेनिफिशियल है इस बार? नो सर। हाँ, क्योंकि अंदर सिमेट्रिकल कंडीशंस नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इन द इनर स्पेस इज नॉट पॉसिबल, नहीं निकल पाएगा आंसर। We cannot find the electric field in the inner space now. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट कितनी होगी नहीं पता मुझे, और ना ही पता है, ना ही निकाल पाएंगे। सिर्फ बाहर निकल सकती है, सरफेस पर निकल सकती है, मेटल के अंदर 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट किए जा सकते। इनर स्पेस सेंटर पे भी नहीं, क्या चीज सर? सेंटर पे भी नहीं निकाल पाएंगे, मतलब कूलम्ब लॉ भी नहीं लगा सकता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे पता आपको? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम ना, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। यस सर। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं पता तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लग पाएगा। गॉस लॉ वैलिड तो है, बट फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि उसके इंटीग्रेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इनर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नोबडी कैन कैलकुलेट, आप तो छोड़ दो, कोई नहीं कर पाएगा। और अभी तक किसी साइंटिस्ट और फिजिक्स वालों ने भी नहीं किया है। मतलब अगर किया होता तो अभी तक किसी ने किसी बुक में ये आ चुका होता, किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया इसको आज तक, होगा ही नहीं। आउटर स्पेस, सरफेस,
यहाँ का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल मेटल के अंदर का पोटेंशियल K टाइम्स कैपिटल Q प्लस स्मॉल q ओवर B होगा, जो बाहर के सरफेस पे था। यहाँ पर भी उतना ही होगा बस। अब इसके आगे पता नहीं, ना E का पता है ना V का पता है, कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है इसके बारे में। और तो इसमें जब हमें यह पता नहीं तो ग्राफ व्राफ पूछा नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं बन रहा। जब एक इंफॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास, तो ना हम इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना कुछ और, मतलब इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का पोटेंशियल, और कुछ नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस प्लॉट की जा सकती है। कैसे? सर आउटर सरफेस के बाहर सिमेट्रिक और इनर सरफेस के राइट साइड में ज्यादा डेंस होंगी। आउटर स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर वाले चार्ज की है, बाहर वाला चार्ज स्फेरिकल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाहर के स्पेस में रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। लेकिन अंदर के स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्लॉट करते समय ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज Q से लाइंस हम ड्रॉ करेंगे रेडियली दोनों तरफ, लेकिन बाकी की रेडियल लाइन जो होंगी वो थोड़ी सी कर्व शेप लेंगी, बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा कर्व शेप लेंगी, ताकि वो कंडक्टर के सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए और उनका टेंजेंट स्फीयर के सेंटर से पास हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो रेडियल लाइन नहीं दिखा सकते आप। इस तरीके से, यहां पर कुछ ऐसे, यहां पर कुछ इस तरीके से, बेसिकली डाइपोल टाइप की बनेगी। इन सब का अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा, अगर मैं इन पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ये सेंटर से जाएगा, यहां पर अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो भी वो सेंटर से जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ऑन द स्फीयर मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। और बाहर के स्पेस में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होंगी, परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस कमिंग आउट ऑफ दिस सेंटर पॉइंट। इस तरीके से दिखाएंगे, और भी दिखा सकते हैं जिस तरह दिखाना चाहें। आउटर स्पेस में रेडियल लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, अंदर वाले स्पेस में ये कर्व लाइंस हैं, ओरिजिनेट प्लस Q चार्ज से होंगी, लेकिन मेटल के सरफेस पर जाते जाते ये कर्व हो जाएंगी, और ऐसा कर्व होगा जिसमें ये एंगल 90 डिग्री बने। सर सर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी पूरे सरफेस में? नहीं, लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता यार, चार्ज का नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सर पूरा सरफेस पे सेम जाएंगे 90 डिग्री बना के। हाँ वो तो एक भाई, वो 4 पॉइंट जो है ना, वो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर 90 बनना ही बनना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका, किसी भी कंडीशन में एक्सेप्शन नहीं है। सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होगी, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, कंडक्टर के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज सरफेस के ऊपर होगा, अंदर वाले स्पेस का इफेक्ट बाहर नहीं होगा, बाहर वाले स्पेस का इफेक्ट अंदर नहीं होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा ही वैलिड रहेंगे जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। ठीक है। अब
यस सर। यस यस सर। चलो जी, तो आप इतना ही रिवाइज करेंगे, इसको यहीं पर खत्म करेंगे अभी।